वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो आज फुल फायर और हॉट सी एपी है। बिल्कुल अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, थोड़ी लेट हो गई है लेकिन आप लोगों को चस्साने वाली है। तो बिल्कुल सब काम छोड़ दीजिए, सारे आ जाएं अटेंडेंस लगवाने। मैं भी आपको बिना टाइम ज़ाया करके लेकर चलती हूँ धमाकेदार सी एपिसोड के पास। तो नावल रूह अदा बाय हस्मरमा मिर्ज़ा और एपिसोड है 25। तो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, चलें, रेडी हो। 7 बजे तक वो वापस उसको देखने आया जो काउच पर बैठी अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। फ़ौरन से सर को इस बात में हिलाते उठी, मगर अजीब से सर चकराने पर लड़खड़ाई। तो माइल ने लम्हा सर्फ किए बिना मानिया तक फासला समेटे इसे अपनी बाजुओं में भरा। अपने बेजान वजूद के संभलने की राहत अलग सर चढ़ी, पर शाम में जिसे वो घबरा कर भागा, वो याद आने पर मुरझाई सी मानिया खिला सा मुस्कुराई। मज़ा आ रहा है मेरी जान निकली देखकर। वो करना नहीं चाहता था, पर शिकवा खुद बहुत होंठों पर मचला। क्या तुम्हारी जान मुझ पर अटकी है माइल? तुम्हें तो भी मुझे संभालना है। क्या ऐसे घबराते रहोगे? खुद से ज्यादा मुझे तुम्हारी टेंशन है। उसकी गाल से गाल जोड़े मदहोशी बड़ा सांस भरे अमाइल को भी सरूर सा बख्श गई। इतनी फिक्र माइल के लिए इतराने को काफी थी। बताऊंगा कभी मौका मिला तो। उसके बालों में उंगलियां सी फेरता, हर बात को बात पर छोड़ देता। तो मानिया को अजीब सी लालच होने लगती, ठीक होने की तड़प बढ़ जाती। तुम मेरे लिए मेरे माइकल वाकई नहीं बनोगे? फिर से जानबूझकर वो शरारत से मुस्काई। उसकी गाल मुस्कुराने से जैसे फैली, वो माइल को अपनी गाल पर हरकत करती महसूस हुई। बाजू उसके मानिया के वजूद के गिर्द लिपटे थे। शेव करनी पिछले 5 दिन से छोड़ रखी है, यही डिमांड थी ना उस जैसा बनने के लिए। वो सामने हुआ बेखुद मगर संजीदा आंखें मानिया पर जमाते पूछा। वो माइल के हिसार तक सिमटा सा हंसी। पागल हो तुम बिल्कुल। इस एक चीज से तुम वैसे थोड़ी बनोगे जैसे उस बुक सीन में था, वो करना होगा बुद्धू कहीं के। वो ऐसे बोली जैसे सामने तो चुन्ना काका खड़ा है। जनाब मासूम शक्ल ही इतनी बना लेती कि मानिया जैसी लड़की भी धोखे में आ जाती। ओ वो सब तो मुझे नहीं आता, मैं तो बहुत ही शरीफ और मासूम सा आदमी बना हुआ हूँ आजकल। जनाब की आंखें पिटपिटाने की अदा पर वो उसके होंठों के करीब हंसी और फिर संभल कर माइल के हिसार से निकलती उसका खूबसूरत हाथ पकड़ लिया। हाँ, इस बीच उसके होंठों से मुस्कुराहट अलग ना हो सकी। आजकल के बीत जाने के बाद मूड बन सकता है आपका डॉक्टर अमाइल। उसके साथ ही रूम से निकली। अमाइल ने यूं पुरसोच अंदाज अपनाया जिस दुनिया के इकलौता लाइल वही हो। वो लोग हॉस्पिटल पार्किंग तक पहुंचे और यहाँ कोई भी मौजूद ना था। तो माइल ने जरा बेबाक नजरें मानिया के चेहरे और आंखों तक लाते इसे दोनों हाथों से पकड़ते अपने सामने रोका। आप मूड बनाएं तो किस काफर से संभलना मुमकिन हो सकेगा मिसेस माइल? एकदम ही उसकी बेतकल्लफ जवाबी कार्रवाई पर मानिया के रुखसार देख के और वो शर्मा सा जाती नजरें झुका गई। तुम बाकी बहुत बेशर्म हो। मैंने तो ऐसे ही सुला मार रही थी। एक लम्हा लगता है तुम्हें बहकने में, खुद को सख्त बनाओ। झुकी नजरों से ही वो इतने प्यारे ऑल राउंडर जनाब पर इल्जामात दर गई। ऐसे हसीन इल्जामात किससे न मार डालें। मेरे सख्त होने से तुम इफेक्ट हो सकती हो, तो मुझे अपने लिए पिघला हुआ ही रहने दो। तुमने फिर से बाल खोले। मानिया, मैं इस ट्रीटमेंट के बीच जिनको खुला ना देखूं दोबारा। लाओ रबर बैंड दो। उसके बालों को छूते बोला तो फिर से वो माइल की उंगलियों से उलझकर टूटने लगे, जो माइल से बर्दाश्त ना हुआ। मानिया ने उसके बरहम होने के डर से जल्दी से कलाई पर चढ़ाया रबर बैंड उतार कर दिया। तो माइल ने उसके बाल नरमी से समेट कर उन्हें फिर जूड़े की सी शक्ल दिया और वो रबर बैंड बिना उसके सर को दर्द पहुंचाए इस पर लगाया। इनमें उलझने पड़ने मत देना, ऐसे ज्यादा टूटेंगे। मेरी बात माननी है तुम्हें, घर चलकर मैं इनको खुद कॉम करके सुलझाता हूँ। मेरे होते इनको खुद छूने से परहेज करना। तुम्हें इन पर और मुझ पर तरस खाना होगा, समझ गई हो? वो उसकी आंखों की तड़प पर लाजवाब सी हुई, बल्कि ऐसी गीली महसूस हुई। ठीक है, इनको अब से वॉश भी खुद करना। मेरे साथ साथ इनको भी संभाल लोगे ना? उसके रुखसारों से हथेलियों को जोड़े नमदीदा आवाज़ों आंखों समेत बोली, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मेरा कभी कभी बहक जाना काबू करती रहना। इट्स गुड फॉर अस डार्लिंग। वो यूं बेखुद खुमार आलूद आवाज़ से बोलता मानिया में अपनी सीधी सीधी तलब ही तो जगा बैठा कि उससे माइल से नजरें हटाए उसके सीने में पनाह लेनी पड़ी। कोशिश करूंगी। आज हम साथ वक्त गुजारेंगे माइल, बहुत सारा। मेरे फ्रेंड्स ने डिनर पार्टी कल शाम रखी है, मुझसे कल तक दूर मत जाना, प्रॉमिस। मूवी हम कल डिनर के बाद देखने जाएंगे। उसके सीने लगी ही सब तय कर रही थी।
امائل گہرا سانس بھرتے اسے سن کر رہ گیا۔ جو تم کہو وہ سب قبول، بس یہ 2 دن ہم ہاسپٹل سے باہر ہیں تو ٹھیک رہنا، ورنہ آگے سے گھر والی عیاشی پر بین لگا دے گا تمہارا ڈاکٹر۔ نو اسٹریس پلیز۔ وہ اس کو روبرو ہو کر دیکھتی پوری خوشی سے مسکرائی۔ ڈن امائل، ماما نے کال تک نہیں کی مجھے، مڑ کر خبر ہی نہیں لی کہ ان کی باتیں کتنا پاگل کر گئی تھیں۔ میں زندہ ہوں یا… وہ ایک دم افسردہ ہوئی تو مائل نے بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا ماتھا شدت سے چوما۔ میں ماما بن کر کال کر لوں؟ وہ ایسے جواب پر بھیگی آنکھوں سے ہنسی۔ تم کیا کیا بنو گے میرا پاگل؟ وہ روحانسی ہوئی۔ سب کچھ، بس جس کا پیار چاہیے بتانا، میں روپ بدل لوں گا۔ تمہارے لیے سب کچھ پاسبل ہو چکا ہے، ان چند دنوں میں سب ممکن کر دیا تم نے، اس لیے کوئی حسرت پاس بھی مت آنے دینا۔ میں تمہاری حسرت اور اس حسرت سے جڑے ہر فرد کے لیے بہت مہلک ہوں مانیہ۔ اوکے۔ وہ جنونی ابھی تک مانیہ کے سامنے تو نہیں بنا تھا، پر اس کا لہجہ کبھی بھی شدت اوڑھ لیتا تو مانیہ کا دل کانپ جاتا کہ وہ کسی امائل کے شدت پسند روپ سے مل بیٹھی تو نہ جانے سہ بھی سکے گی یا نہیں۔ اوکے، ڈراؤ تو مت۔ وہ بیچارہ سا مسکرائی تو جناب بھی ذرا کھل کر وارفتہ مسکرائے اور پھر اپنی لیڈی کے لیے خود فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ اتراتی نہ تو کیا کرتی کہ اسے کچھ دن سے مائل ہرت قریشی پرنسس ٹریٹمنٹ دے رہا تھا۔ دونوں اب سیدھے فارم ہاؤس جا رہے تھے جہاں وہ مانیہ کو بہت سا اسپیشل فیل کروانے والا تھا۔ وہ خود بھی اب یہی چاہتی تھی۔ فنکشن اینڈ ہوا تو ناما کو بھی سب لیڈیز سے نکل کر نو تک واپس آنا پڑا۔ نو کے ننیال والے سبھی ان 2 کے بھرپور رات کے آرام کے خواہش مند ان سے ہر چیز پوچھتے رہے۔ روم بھی اتنے مہمانوں میں بہت اچھے اور پیارے والا دیا۔ نو اس بیچ ناما کے اندر اٹھتی گھبراہٹ کی لہروں کو اچھے سے اس کے چہرے کے تاثرات میں گھلتا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ کھایا بھی ہے یا مجھے ہی سوچتی رہی ہو ناما؟ وہ لوگ فیملی ممبرز کو گڈ نائٹ کیے ساتھ ہی اپنے والے روم کی طرف بڑھ رہے تھے جب نو نے چلتے چلتے ناما کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ کے آہنی پر ہلاوت خیز شکنجے میں بڑھتے سوال کیا۔ آپ کو کیوں سوچتی؟ وہ جلدی سے اپنے گم ہوتے خواصوں کے کنارے سنبھال کر نو کو دیکھنے لگی جس کی بولتی آنکھیں اس کو چھو گئیں۔ ریلی، کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے بیچ جو دور ہوتے ہی سوچا جا سکے؟ وہ بولتی آنکھیں ہی قہر تھیں، پھر جب وہ ہونٹ ان آنکھوں کے مفہوموں کو جتانے ساتھ ہلے تو آس پاس کی حرارت میں اضافہ ہونے لگا۔ ناما کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم کر رہ گیا جو ایک دلکش حادثے کے طور پر تاعمر کے لیے خاص ہو چکا تھا۔ دور، نظروں کی حدود میں رہنا دوری نہیں ہوتی، ناما نے مکانی طور پر کہہ تو دیا، پر نو کے ہونٹوں کا شرارتی انداز میں پھیلنا دیکھے وہ الرٹ ہوئی۔ تم دور بیٹھ کر بھی مجھے دیکھتی رہی ہو ناما؟ وہ جلدی سے بہکتی نگاہیں سوارتا بولا۔ واٹ؟ نو، نہیں، آپ کا کہہ رہی تھی میں کیوں دیکھتی آپ کو جب آپ سے بھاگ کر گئی تھی؟ لمحے میں ناما کا وضاحتیں دیتے سانس ادھر ادھر ہوا، جذبز کسی کیفیت طاری ہوئی۔ روم ڈور آ گیا تبھی دونوں رک گئے۔ نو اس پر سے اس کے گلاب ہوتے چہرے سے نظریں ہٹانے لائق ہی کہاں رہا تھا۔ بھاگ کر دور جانے میں اور واقعی دور ہونے میں فرق ہے میری ڈکشنری میں۔ بہت تنگ کیا تمہیں دن سے اب تک، چاہو تو سزا دے سکتی ہو ناما سلطان۔ وہ جب بات کے اختتام تک اس کا نام لیتا تو ناما کے دل تک ایک سرور اترتا۔ نہیں، سوکے، آپ کے بابا کو آپ کا یہ شرارتی ورژن بہت بری طرح درکار تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی پنگے کریں گے اب سے آپ؟ وہ جلدی سے معصوم ترین ناما بنتی تب نو سر تھا پیر ہل جاتا۔ مطلب میں نے تمہارے ساتھ پنگے کیے آج؟ نو کی ہر تان ناما سے جڑے حوالے پر جی اٹھنے پر ٹوٹتی تھی۔ ناما کو لگا کچھ غلط کہہ بیٹھی ہے، تبھی متذبذب سی کیفیت میں نوح کی صورت تکنے لگی۔ یہاں ٹھنڈ لگ رہی ہے، روم میں چلیں؟ ناما کو جواب جیسی کوئی شے سمجھ نہ آئی تو بکھلاہٹ کے مارے خود ہی پیر پر کلہاڑی دے ماری۔ یس شیور ناما۔ وہ بھی اپنی بیجا شوہیاں سمیٹے ناما کے لیے روم کی حدود سے ہٹ گیا۔ ڈور ناپ پر نو کے ہاتھ رکھے ناما کو اندر لے جاتے، خود بھی جب قدم اندر رکھے تو ناما نے کہ گھبرا کر رک جانے پر وہ بھی بمشکل ناما سے ٹکراتے بچا۔ ناما اس کے سینے سے جا لگتے ہی دور ہوئی۔ نو کے دماغ تک دل کے تیز دھڑک اٹھنے کی اطلاع پہنچی جو سب جذبات میں ہلچل مچانے والی تھی، پر جلد سنبھل کر نو نے کمرے کا جائزہ لیا تو ناما کے پتھرانے کی وجہ سمجھ آئی۔
ایک تو کمرہ بہت ہی چھوٹو سا تھا، دوسرا یہاں کاؤچ نہیں تھا، بس ایک سنگل بیڈ سے ذرا سا چوڑا بیڈ تھا، دو ٹیبلز تھیں اور دو چیئرز، ایک دیوار پر نصب LCD اور دیوار پر لگی کچھ ڈیکوریٹو چیزیں، جبکہ میٹرس کے لحاف پر سفید پھولوں کی پتیاں بچھی تھیں اور سائڈ ٹیبل پر کینڈلز بھی جل کر کمرے کی تاریکی کو مزید نگل کر ایک چھپی آگ دہکا رہی تھی۔ کمرہ بلا شبہ ایک نیولی ویڈ کپل کے لیے سجا تھا، ضرورت کی ہر چیز مہیا تھی۔ نو، یہاں تو کاؤچ نہیں ہے، وہ اسی صدمے سے پلٹی جو اسے کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر پہنچا۔ نو جو مسکراتی نظروں سے ناما کو دیکھنے میں لگا تھا، جلدی سے اس کی طرح فکر مندی سے سنجیدہ ہوا۔ میں دوسرا کمرہ ضرور لے لیتا، پر مہمانوں سے گھر بڑا ہے، تبھی ہمیں اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ ویسے بھی سجاوٹ سے لگ رہا ہے یہ ماموں اور نانی صاحبہ نے ہمارے لیے ہی سیٹ کروایا ہے۔ ناما نے اس کی بات سمجھتے جبرن سا سر ہلایا، پر میٹرس کے سائز کو دیکھے ناما کی ٹانگیں سی لرزی۔ ابھی سے وہاں خود کو نوح کے ساتھ لیٹا امیجن کرے، پیشانی ارق آلود ہونے لگی۔ اتنا چھوٹا بیڈ، کروٹ بھی بدلو تو اگلے کے گلے پڑ جاؤ۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ پتا ہوتا اپنا بیڈ آرڈر کروا لیتی یا کم از کم کرائے کا کاؤچ ہی آ جاتا۔ ناما نے میٹرس کی سجاوٹ تو اب دیکھی، نرم گرم لحاف اور بچھی ہوئی حسین بیڈ شیٹ، ملائم سے فرل لگے تکیے، سائڈ ٹیبل پر بھی پھولوں کی پتیوں کے ڈھیر لگا کر موم بتیاں سلگائی گئی تھی جو ایک مست سے مدھم خوشبو اگل رہی تھی۔ روم کی لائٹ بھی کافی آنکھوں کو مدہوش کن تاثر بخش رہی تھی۔ پائنتی کی جانب طے شدہ رات کے کپڑے بھی رکھے گئے تھے۔ ناما کا دل بیٹھنے سا لگا، سوچے باغی ہونے لگی، اور اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا نو اسے کن بہکی نظروں سے دیکھ رہا ہے، بیچاری کی جان سچ میں نکل جاتی۔ اف، وہ بے اختیار گھبرا کر بڑبڑائی تو نظریں نوح سے جا ملی، جس نے فوراً اپنی فتنہ خیز نگاہیں نرمی میں تبدیل کی۔ تھے تو جناب اداکاری کے ماہر۔ ریلیکس، میں اپنی حد جانتا ہوں ناما۔ جب ناما کی حالت مزید پتھرائی، وہ سہ نہ سکا تو عقب سے قریب آتے اپنے دونوں ہاتھ ناما کی بازوؤں پر اوپر سے نیچے حرکت کر کے لاتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے لمحے میں ناما کے پیٹ کی جانب اپنے ہاتھوں کو لے جاتے اس کے ہاتھوں کو جسے قید کیا۔ ناما کو یقین آ گیا، وہ حد پار کرنا جانتا ہے، یہ مطلب تھا اس کے جملوں کا۔ ناما نے کسی مخالف جنس کی ایسی قربت سوچی بھی نہ تھی جسے یکدم میسر آ گئی۔ وہ مکمل اس کے مضبوط وجود میں چھپی معلوم ہوئی، جیسے وہ اسے دنیا سے چرانے والا ہو۔ ناما کو اپنے سر اور بالوں سے مس ہوتی نوح کے چہرے کی تپش گردن کی جلد تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جہاں جہاں سے اسے نوح خود سے جڑا محسوس ہوا، وہاں وہاں ایک کپ کپاہٹ دیتی سرشاری کا پہرا تھا، خواہشوں کا رقص تھا۔ تم ڈر رہی ہو، سانس آنے میں بھی مسئلہ ہے، اور دیکھو رونگٹے۔ نوح جس نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے سے کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی، یکدم ناما کی توجہ اس کے بازوؤں کی پوروں کے واضح ہونے پر دلائی۔ ناما نے جلدی سے نوح کے ہاتھوں میں دری اپنی کلائیوں کو دیکھا۔ وہ اس کے عقب سے جڑا اس سے یہ سارے اختیارات چھین کر کس معصومیت سے اطلاع دے رہا تھا۔ ناما کا پورا لہو سلگ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، خود ہی اعتراف کر ڈالا، مانو رہی سہی اجازت بخش دی گئی۔ نوح کی نظر ناما کے کان کے پیچھے گئی، جہاں گردن کا ایک ایسا حسین حصہ تھا جسے چومنے کی خواہش یکدم ہی نوح میں انگڑائی لے گئی، پر وہ بس دیکھ سکتا تھا۔ وہ ویک پوائنٹ بن رہی تھی، وہ شفاف ملائم دمکتی گردن جس سے خوشبو کے جھونکے اٹھ رہے تھے۔ ناما کے جسم کی خوشبو ایک الگ جسم بنی نوح میں اتر رہی تھی، اور اس لڑکی کو گما ہی نہ تھا وہ کتنا کچھ سوچ رہا ہے۔ نوح، میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کر سکتی۔ ناما کی کپ کپاتی پکار پر وہ اس کے سراپے کی کشش سے پیچھا چھڑوائے پکڑ کر ناما کو اپنے سامنے کر گیا، جو بھاری سانسیں بھر رہی تھی۔ تم خود کو میرے پاس محفوظ مان کر پچھتاؤ گی نہیں، آئی پرومس۔ میرے پاس بھلے سارے حق ہو، پر تمہاری تسلی کے لیے لو نے روم سے باہر پھینک دیا۔ ناؤ یو آر اوکے۔ وہ ناما کی کمزور کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ اس کی کمزوریوں کا بھی وہ فائدہ اٹھاتا تو بھلا اس میں اور ناما کو ستانے والی دنیا میں کیا فرق رہ جاتا، جبکہ ناما نے ڈرتے ہوئے ہی سر کو ہلایا۔ نوح نے جان بوجھ کر ناما کے کان کے عقب میں اپنا ہاتھ ہتھیلی سمیت جا جمایا کہ جس ناما کی گردن کے حصے کو وہ چوم نہیں سکتا، اسے چھوئے بنا گزارا نہیں رہا تھا۔ نوح کی انگلیاں اپنی پوروں کی حدت ناما کے کان کے پیچھے گردن پر پھیلا رہی تھی،
और कान अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच वाली जगह कैद था, जबकि अंगूठे से वो उसकी जा लाइन को सहला रहा था। नामा सिर्फ उसे देख नहीं रही थी, उसके हाथ की उंगलियों और अंगूठे की हर हरकत अपनी पिछली गर्दन और चेहरे की जिल्द के हर इंच पर भरपूर फील कर रही थी। फेंके नहीं, बस रख दे यहीं किसी कोने में। नामा ने लम्हे में पुरसुकून होते नू के दूसरे हाथ को देखा, जिसमें नामा का दूसरा हाथ कैद था, जबकि वो झुकी आंखों और चेहरे वाली इसे प्यारी थी। तभी नू ने बेख्तियार नामा का आगे झुकते सर चूमा। उसके इस रूह से लाते लम्स पर नू के हाथ को मजीद मजबूती से दोनों हाथों से जकड़ गई। फिर जब वो दूर हुआ तो नामा ने लहजा भर नजर उठाई, इन हेजल आंखों को अपनी मनचाही निगाहों से देखा। यही किसी कोने में रखे हुए हक बेदहानी में इस्तेमाल हो सकते हैं, फेंके हुओं को इस्तेमाल करने में अना आड़े आ सकती है नामा। अब भी यही रखने को कहोगी? उससे जैसे पूछ रहा था, वो तो रखने वाली बात पर भी पछताने लगी। ये हक नू के हाथ में ही सजते थे। उसकी मुस्कुराहट भी जब नामा को छेड़ती, आंखें चुपके से नामा का अक्स चूमती, वो नामा को सुकून देने लगा था और वो सुकून चाहने लगी थी। वो नवादा दुकान की ज़ात से, उसके जिस्म से, उसकी मौजूदगी से सुकून पाना चाहती थी। मुश्किल सवाल है, वो बेकरार सी लगी तो उन्होंने खुद ही प्यार से सवाल कर दिया। नामा ने बेबसी से सर को हिलाया। बिगड़ा बॉस, कुछ कुछ हॉट लग रहा है तुम्हें क्या? नामा ने हाँ में सर हिलाते फौरी नफी की, तो वो उसके मिले जुले बयान पर मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट नामा को बेसुकून करती महसूस हुई। बहुत थक गई हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। नामा ने अपने पैरों में उठते दर्द पर मिन्नत सी की, तो उन्होंने नजर झुकाते नामा के पैरों को उनसीयत से देखा। वो सफेद गुलाबी पैर डार्क ब्राउन स्ट्रिप हिल्स में कयामत लग रहे थे। तुम इनकी स्पेशल केयर करती हो? ये इतने प्यारे पैर किस मोरनी के चुराए तुमने? इनके पैरों का सारा हुस्न चुरा लिया, तभी बदसूरत हो गए दुनिया के हर मोर के पैर। सारी खूबसूरती तुमने लूट ली उनकी। नामा जो थकन, कुर्बत और रसाई की हिद्दत से परेशान थी, नू के बदहवास होकर पूछने पर मुस्कुराहट को छुपा ना सकी। मैं केयर नहीं करती, ये बचपन से ऐसे ही हैं, चोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नू ने पैरों से बमुश्किल नजरें उठाकर नामा की आंखों में अपनी हेजल आंखें जमाई। मजाक को मजाक समझा करो, सीरियस हो जाओगी हर बात पर तो मुझे भी होना पड़ेगा। उसके बोलते, शोर मचाते जताने पर सुर्खरू सी हुई। मैं कुछ सुकून चाहती हूँ नू, और शदीद बेहाल होते बोली, तो उन्होंने यूं देखा जैसे बहुत बेबाक सवाल वो आंखें पूछने लगी हों। किस नवैयत का? मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ किसी भी तरह तुम्हारे मतलूबा सुकून में? नामा की पलकें सी लर्जी, वो चेहरा नू से छुपाने को चुरा सा गई। उसके पास जो जवाब न था, नामा उसे देने की हरगिज कोशिश भी ना करती, जबकि नू को कहाँ गवारा था कि नामा सुल्तान पर सुकून होना चाहे और उससे नजरें भी चुराए। उसकी ठोड़ी पकड़ के चेहरा वापस अपनी तरफ मोड़ गया। चेंज कर लो, तुम्हारा आराम और सुकून चाहता हूँ। सोते हैं फिर, मैं तब तक कुछ खाने को लाता हूँ, तुम खाओगी? मुझे तो भूख फील हो रही है। वो उसके कमजोर पड़ने को जिस मोहब्बत से संभाल गया, हवा में उड़ा गया, नामा को हरगिज उम्मीद न थी। नामा ने मुस्कुराकर जल्दी से सर हिलाया। भूख क्या, नामा की प्यास भी इस लम्हा गले को नुकसान देने पर उतरी महसूस हो रही थी। वो सच में पास मौजूद था, ये हैंडल करना हकीकी मानों में भारी हो रहा था। नू, इससे पहले वो हाथ आजाद करे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता, नामा की पुकार उसके कदमों में रुकावट बनी। फिर दिल की धड़कन के वस्त में, फिर पूरे वजूद में एक बेखुदी की लहर सी जाग उठी। पूरे निकाय मंच के बीच मेरे बालों को नहीं छोड़ा आपने, सब क्या सोच रहे होंगे? नामा का शिकवा इस तन्हाई और कुर्बत की फिजा में मासूम होकर भी शोला साबित हुआ। नू ने भरपूर पलटकर नामा की आंखों में दिखाई देती हलचल बड़े शौक से देखी। तुम्हें सुक्का सांस लेने को छोड़ दिया था अकेला, इसी पर खुश हो जाओ। वो सवाल ना किया करो जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। वो उसके और अपने बीच की तन्हाई का फसूम मिटाना चाहती थी, पर नू के जवाब और नजरों ने नामा को किसी सोच समझ के लायक न छोड़ा। वो जल्दी से सर बच्चों सा हिलाती अपने रात को पहनने वाले पजामे और शर्ट को उठाए जैसे वॉशरूम भागी। नू की वो हंसी जो मोहतरम छुपा कर रखते थे, आज फिर बेकाबू होकर इर्द गिर्द नादीदा हरारत बरपा कर गुजरी। बेचारी नामा, उसे क्या पता, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, कुछ देर बाद तो उसके पास ऐसे भागने का इख्तियार भी नहीं रहेगा। उफ, जानलेवा। नू ने किचन का रुख करना ही चाहा जब इसे किचन साइड एरिया में वहीं अपने हालांकि छोटे बच्चे नजर आए, जो मेंढक, लाल बेग और एक दो और कीड़े पकड़कर ग्लास जार में डाले ला रहे थे।
ये क्या करने हैं तुम दोनों? नू ने हैरत और कराहत से पूछते रास्ता रोका। तजुर्बा नुबाई, इन सब के ऑपरेशन करेंगे हम कल अपनी साइंस क्लास में। दोनों में से एक बच्चा जल्दी से चमकती आंखों से नू को देखते बोला, जाकर हाथ मुंह धोकर बिस्तरों में घुसो, ये कल ले लेना मुझसे। नू ने काकरोच, वो भी बड़े से मुंह वाला, देखे। कुछ सोचने के बाद काकरोच वाला ग्लास जार इनसे छीना तो दोनों के मुंह बने। नू भाई, ये सबसे मुश्किल शिकार था हमारा, वही हथिया लिया। अगर इसे कुछ हुआ इसकी कीमत देनी होगी आपको हमें, 500 लीरा। दोनों को सदमा लगा, पर लेन देन अपनी जगह। जिस पर नू को यकीन आ गया ये किन मतलबी अपनों और रिश्तेदारों के बच्चे हैं। दे दूंगा वापस, और 1000 लीरा ले लेना कीमत। जाओ सो जाओ बेफिक्र होकर, शाबाश। अपने गंदे हाथ धो लेना याद से, खतरे के खिलाड़ी बच्चे। वो दोनों ही बहल फुसल गए, जबकि इन दो के जाते ही नू ने झुरझुरी से लेते इस गंदे से लाल बेग को देखा, जो जार में फुदकता इधर उधर पटक रहा था। फिर कुछ शैतानी सी सोच लिए वो वापस रूम में आया, तो नामा अभी तक चेंज करके रूम में नहीं आई थी। तुम अपना सुकून मांगोगी नहीं, मैं जबरदस्ती दे नहीं पाऊंगा, तो शायद डर कर ही मेरे पास आ जाओ। कैसे गंदे काम करने पड़ रहे हैं मुझे, इसकी तो शक्ल ही बहुत वाहियात है। नू ने डोर के पास जरा दो जानो टाइट पैंट घुटने से जरा लूज करके बैठते ही वो जार रूम की तरफ की खोल दिया, तो लाल बेग साहब उछल कर उड़ते हुए जाकर दीवार पर लटकते नू का मूड और गंदा कर गए। सब गंदी फील आई तो इस बाउल को रूम से बाहर ले जाकर फेंके वो किचन में वापस आया। पहले अपने हाथ वॉश किए, हालांकि बस इस जार को छुआ था। हाथ धोने के बाद वो अपने लिए कुछ खाने को देखने लगा। दूसरी तरफ नामा रूम से निकली ही कि नजर चेयर की गद्दी पर बैठे लाल बेग पर गई। नामा पहले तो उसे देखते हफीफ से घबराई, फिर हिम्मत ना हारते इधर उधर कुछ मारने को तलाशा। लाल बेग उड़कर टेबल पर बैठा तो नामा ने डर कर अपनी पोजीशन बदली, और वहीं रूम डोर के कॉर्नर एरिया में पड़े कार्ड को देखते नामा ने इसे गोल पाइप की तरह रोल किया और आहिस्तगी से आकर इस शार्प कार्ड सर्कल में इस लाल बेग को फंसाते एक तरफ से इस गोल राउंड हुए कार्ड का रास्ता बंद किया। जबकि लाल बेग फुदक कर इस गोल रॉड जैसे कार्ड में घुसा तो नामा ने जल्दी से दूसरी तरफ को भी मरोड़ दिया। लाल बेग इस पाइप बने कार्ड के अंदर फंसा तो नामा ने फतहमंदाना नजरों से इसे ले जाकर रूम की खिड़की खोले बाहर फेंक दिया। जबकि नू खाने के लिए कुछ प्लेन राइस और साथ मीट ग्रेवी बॉल्स लाया था और पानी की एक बोतल, वहीं पकड़े पकड़े हैरत के समंदर में चला गया जब नामा को बाहर खिड़की के साथ झूलते देखा। क्या फेंका तुमने अभी बाहर? नू ने वो प्लेट और बोतल टेबल पर रखते फिक्रमंदी से पूछने के साथ इधर उधर लाल बेग की तलाश भी की। काकरोच था बड़े वाला, उठाकर फेंक दिया बाहर। नामा ने खिड़की के दोनों पट बंद करते किसी जीते सिपा सालार की खुशी लिए हाथ झाड़ते इतला दी, तुमने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, इससे डर कर पास तो आ लेती पहले। सदमे में जाते नू ने बड़बड़ा बैठे फौरन से अपनी जुबान जब दांतों तले दबाई। नामा ने सशद्र निगाहों से अपने पोल खोलकर नादान खड़े नू को हशमगी निगाहों से घूरा। वेट अ मिनट। वो नू के पास आकर रुकी। ब्लैक सिल्क नाइट वेयर में वो क्यूट लंबी टांगों वाली नामा आफत लग रही थी। नाइट वेयर पजामा और शर्ट पूरे ब्लैक थे, बस रेड कलर की लेस बाजुओं और शर्ट के हर किनारे पर लगी थी, जो बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। नू को उसके नाइट वेयर में भरपूर सरापे को देखने का मौका मिला। वो सच में तराशी हुई मूरत थी, और लंबी होने की वजह से अगर कभी इन फ्यूचर हेल्दी हो जाए तो और प्यारी लगती, ये नू ने इसे देखकर सोचा। पर इसके बरक्स नामा को तो अपने कानों पर यकीन न आ रहा था। क्या बोल गया मैं? नू ने हल्क तर करते मिनमिनाते कहा तो वो और पास आ रुकी। नू, रूम में कहा क्रोध छोड़ा आपने? या मेरे खुदा, सिर्फ इसलिए कि मैं डर कर आपसे लिपट जाऊंगी? नामा ने आईब्रो चुकाते शरीफ बने नू को देखते सदमे में डूबे पूछा। हालांकि आज इसे शराफत ने तो छूने की भी गलती ना की थी। हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा था, मुझे क्या पता था सारी लड़कियां इनसे नहीं डरती हैं, कुछ इनकी फ्रेंड्स भी होती हैं। मेरे रोमांस के अरमान का हलवा बना दिया तुमने। जाओ हाथ धोकर आओ, बल्कि पूरी नहा कर आओ। वो जो कॉकरोच को सांस बंद किए मार कर उठाकर फेंक कर आई थी, ऐसे कैसे अब बदला लिए बिना जाने देती। वही हाथ खोलकर आंखें मटकाए मुस्कुराई, क्योंकि वो इन्हीं हाथों से नूह को जाकर दबोचने वाली थी। और अब सदमे की बारी नूह की थी। हालांकि नामा ने तो इस कॉकरोच को हाथ से छुआ तक न था, पर नूह को तो यही लग रहा था ना कि वो हाथों से ही मार कर गिरा कर आई है। रोमांस, और वो क्यों करना था अपनी ड्राइवर से? नामा के करीब आने पर नूह बंद दरवाजे से जा लगा, जैसे नामा कोई कातिल हसीना हो। तुम सुकून चाह रही थी इसलिए। नूह ने जल्दी से उसकी कलाइयों को अपने हाथों में लिया, क्योंकि नामा अपने हाथों से उसके चेहरे को छूने वाली थी।
नामा की मज़ाहमत नू के बेबाक जवाब पर थमी। आ, आपको क्यों लगा कि मेरा सुकून आपके रोमांस में है? नामा ने जकड़ी कलाइयों को बेबसी से देखते नू से सवाल किया। नामा, हाथ धो लो पहले, फिर बताता हूँ तफसील। मुझे तुम्हारे हाथों में कॉकरोच का खून नजर आ रहा है। वो उसके हाथों को देखते घबरा कर ताकीद करने लगा, जबकि नामा ने मुस्कुराती आंखें बमुश्किल संभाली। मैंने हाथों से नहीं मारा उसे। नामा की बात सुने नू ने घबराकर नीचे देखा जहां वो नंगे पैर खड़ी थी। व्हाट? पैर से मारा? नामा, ये मत कहना। वो खौफजदा हुए बोला तो नामा अपनी हंसी रोक ना सकी, पर जालिम बस चंद लम्हे हंसकर रुक जाती थी। रूह को तस्कीन भी मुकम्मल ना लेने देती। वो ठंडी सांस भरता साफ दिखाई दिया। पहले मेरे हाथ छोड़ें, फिर बताती हूँ। नामा ने जल्दी से कलाइयों को झटकते शर्त रखी। रूह को वो मस्ती भरी आंखें देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर वो यकीन करने पर मजबूर था। नामा की कलाइयों को आजाद करने की देर थी कि नामा ने जल्दी से दोनों हाथ नू की गालों से हथेलियों के संग जोड़े और बेख्तियार वो उसके करीब हुई। नामा, व्हाट इज दिस यारा? वो कोफत से बड़बड़ाया, पर अपनी यारा की जान ऐसे पुकार कर मुट्ठी में भर गया। नामा की दिल की धड़कन सीने से लिपट कर रह गई। वहां डोर के पीछे एक हार्ड कार्ड था। उसे रोल करके मैंने उसी के यूज से कॉकरोच को उठाकर बाहर फेंका। मेरे हाथ साफ है नो, फिर भी सॉरी तंग किया आपको। वो डरते डरते नू की कोफत दूर करने लगी। तभी नू ने अपने वो हाथ जो नामा के हाथ हटाना चाहते थे पकड़कर वापस चेहरे से बेखुदी के संग जोड़े। नामा बिना हील्स के जरा नू से छोटी होने के सबब उसकी तरफ यूं करने से खिंच सी आई। मुझे तंग करके मतलूबा सुकून मिल गया तुम्हें, या मैं करीब आऊं तुम्हारे? नामा। नामा के पेट में ऐसे सवाल पर बुरी तरह बल पड़े। अगर इस आदमी ने पकड़ा ना होता तो वो लहरा कर गिर पड़ती। पूरा चेहरा सुर्ख होकर रह गया, पर आफरीन था वो जो ऐसे वारफ्ता और बेखुद हुए देख रहा था कि इजाजत की कबार ना हुई तो नामा को अपनी रूह में तहलील ही कर डालेगा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, वो सुकून चाहिए था। उसे उम्मीद थी आवाज हल्क में उतर गई होगी, पर वो सरगोशियाना होकर निकल ही आई। मिन्नत भरी आवाज। ये सुकून पाकर वो दुगना हो जाएगा। ट्राई कर सकती हो नामा। वो जो अचानक मुख्तसर हादसा हुआ इसे तफसील दी जा सकती है अभी। नामा के पूरे वजूद से जान से रखने लगी। उन्होंने महसूस किया वो एकदम बेजान होने लगी है। इस लड़की के वजूद में गर्दिश करते लहू का खुश्क को मुंजमद पड़ना, नामा की बिना कुछ हुए भी हामती सांसों, खुश्क पड़ते होंठों और हफीफ से कपकपाते वजूद की लर्जिश, सभी पर नू की जान अटकी महसूस हुई। रिलैक्स, मैं चीहा तो नहीं हूँ तुम पर नामा? इससे पहले वो पैनिक करती उसकी आंखों की अखीर तड़प पर नू ने इसे पुरसुकून करने को, उसके माथे से माथा टेके उसकी हामती कैफियत को बहाल करना चाहा। नामा ने अपने हाथ छुड़वाने चाहे, वो एकदम ही गहरे सांस बढ़ने लगी। नू ने महसूस किया वो अपने नाहनों से नू को जख्मी करने पर तुली अपनी जो कैफियत कह नहीं सकी वो बताने की कोशिश कर रही है। नू ने उसका चेहरा हाथों के प्याले से आज़ाद किया और अपनी कमर के दाएं बाएं जकड़े नामा हाथों को हाथों में पकड़कर दबाते हनूज उसके चेहरे की बहाल होती रंगत तक उसके माथे से माथा जोड़े खड़ा रहा। नामा की बेतरतीब धड़कन, हामती सांस धीरे धीरे तवाज़ुन तक पहुंची, पर उसके वजूद की कपकपाहट डूब पर इतना तो अयां कर गई कि वो सच में बहुत जालिम इंसान है। नामा की आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी। वो इसे इतने करीब सांस लेता महसूस हो रहा था कि आंखें खोलकर इसे देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे लगता है मेरे करीब आने की इजाज़त मांगना तुम पर चीखने से ज़्यादा भारी गुजरा है। आई एम सॉरी। तुम्हारे हाथ कांपे हैं, मेरा दिल भी इनके साथ कांपा है। तुम मुझे शटअप क्यों नहीं बोलती ताकि बात बढ़े ही नहीं? प्लीज़ ठीक हो जाओ, मैं ये इजाज़त भी रूम के एक कोने में रख रहा हूँ। उसके हाथों को उठाकर बेध्यानी में जब चूम गया, नामा की पलकें सी ठहर गईं। वजूद की सारी कपकपाहट थम गई। आई एम सॉरी नो। उसकी हिजल आंखें खोजती रूहान सी हुई। डोंट डू दिस। अभी तुम्हें देखकर लगता है तुम मुझसे दूर ही अच्छी हो। दोबारा ऐसे मत करना। कुछ खाओगी या सोना है? वो उसे प्यार से ट्रीट करे नरमियों को लहजे में घोलते बोला। सोती हूँ, आप खा लें। वो बेरब से सांस भरती नजरें झुका गई। इसमें अफसुर्दा होने की क्या बात है? नामा की कैफियत से वाकिफ हुए वो एक हाथ छोड़ता उसके बालों को समेटने लगा जो नामा के चेहरे को छुपाने की साजिश में मुलव्वस थे। नहीं हो रही, कुछ और है ये, नॉर्मल से हटकर। वो अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश तर्क कर चुकी थी। वो नू के जुमे हाथ मानो इसी शख्स की मलकियत हो गए थे।
तुम्हें क्या लगता है नामा, हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है? अगर तुम इस चीज़ को लेकर कहीं दिल से खौफज़दा हो कि हमारी शादी आम शादियों सी नहीं थी और तभी तुम्हें बहुत सी हदों में रहना है, तो एक बात सुन और समझ लो। पहले अगर कुछ नॉर्मल नहीं भी था तो अब मेरे नज़दीक सब ठीक है। मैं तुम्हारा बॉस पहले था। अब जो हमारे बीच रिश्ता है इसमें बेतकल्फ़ी भी होगी, शरारत भी और कभी-कभी बेबाक लम्हे भी आन ठहरेंगे। तुम्हें समझना चाहिए ये सब। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझसे इस कदर डरोगी तो दिमाग ख़राब हो सकता है मेरा। यू नो एंगर इशू, रिलीफ़ दो खुद को कम से कम मेरे मामले में। इस बार नूह ने उसकी गालों से हथेलियों को लगाते प्यार और हफीफ सी सर्द संजीदगी इख्तियार की। जानती थी नूह को अच्छा नहीं लगा, तभी अफसुर्दा थी। अब तो मज़ीद चुप सी होंठों पर आन ठहरी। अब चुप मत रहो, मुझे लगेगा कुछ गलत बक बैठा हूँ। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो नामा सुल्तान। क्या जो हमारे बीच महसूस होता है वो एक तरफ़ा है? बोलो। वो चाहकर भी कुछ बोल ना पा रही थी। उसकी आंखें शोर कर रही थी, पर नूह क्या करता, उसके सर पर जुनून सा सवार था कि वो कुछ तो कहे, कोई तो उसके जज्बों की तड़प का जवाब दे। आपने फिर बक-बक कहा है मुझसे जुड़ी बात को। उल्टा नाराज़गी से बोली, आई एम सॉरी, तुम मेरे मुँह पर हाथ रख दिया करो। इतना हक तो इस्तेमाल कर ही सकती हो। नामा इस वक़्त उसकी कुर्बत, उसकी बातों से इतनी परेशान थी कि जब वो बोल चुका तब अपना हाथ छुड़वाती वो उँगलियों की पुनें नूह के होंठों पर जमा गई। नूह ने घूर कर नामा को देखा। नामा अब रखने का क्या फ़ायदा? वो चिढ़कर उसका हाथ हटाने लगा, पर वो ज़बरदस्ती वापस जमाती दूसरी हथेली भी उसके मुँह पर जमा गई। लम्हे में नूह की आंखें नामा के ऐसे बेखुद अंदाज पर मुस्काईं। है फ़ायदा, हर वक्त बोलते रहते हैं, परेशान करते हैं, मुझे कंफ्यूज करते हैं, नहीं बोलने दूंगी मैं अब आपको, बस। वो बच्चों की तरह उसका मुंह बंद किए खड़ी लड़ने लगी, जबकि नूह ने दोनों हाथ नामा की तरफ लपेट कर उसे अपने सीने से जोड़ते दायरे में कैद कर लिया। नामा को महसूस हो गया था कि वो कैद हो गई है, पर वो इस पर मुतमईन थी कि कम से कम नूह बोल नहीं सकता। आंखें भी बंद करें। वो हाथों को रखे मुंह तो बंद कर गई, पर इन फितनाहेज़ आँखों का क्या करती जो नामा को चैलेंज कर रही थी कि इतने पास आकर वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। नामा, तुम मुझे मार डालोगी या कम से कम अपने पीछे पागल कर दोगी। उसकी कमर पर हाथ रखते मुलायम लिबास के पार से भी नामा को फील कर रहा था। वो धीरे से सिरकती हुई नूह के सीने से जा लगी। हाथ खुद बहुत नूह के मुंह पर से फिसलने लगे। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। और जब नूह के गले लगने के बस दहाने पर थी, भीगी आंखों से शिकायत की। नूह इस शिकायत की ताबनाकी सह ना सका। वो अपने होठों पर जमे नामा के हाथों को पकड़कर हटाए, नामा की अखम में एक हाथ में मजबूती से जकड़े काबू कर गया। नामा की भीगी आंखों से एक दो आंसू बेबसी के सबब टूटा। नामा, ये मजाक में भी ना कहना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मत लगो तुम मेरे गले पर, यूं रोकर मेरा गला बारी मत करो। प्लीज, मैं चुप रहना सीख लूंगा, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। उसके हाथ नरमी से आज़ाद करे, उसके गालों पर उतरे आंसुओं को पोंछता अपनी हार मान गया। जबकि नामा ने नफी में जब गर्दन घुमाई तो नूर रुका। मेरा मतलब, जब तुम मेरा बोलना ना सह पाओ, इन लम्हों में चुप रहने की कोशिश होगी, ये कहा मैंने। वैसे चुप नहीं होना चाहता, तुम्हारा बहुत ख्याल है मुझे, तुम पुरसुकून होकर सो सकती हो। नूर ने इसे बिना कहे वो जवाब दिया जिसके लिए वो खामोशी से तकने लग गई थी। पैर ठीक है आपका। उसके हाथों से हाथ छुड़ाकर जाने लगी, मगर रुकी तो नूर दिल हराश हुआ। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, अपनी कोई होश होती तो इसका ज़रूर जवाब देता तुम्हें नामा। उसके हाथ छोड़ता टेबल की तरफ बढ़ा और प्लेट उठाए कमरे से निकलने लगा। जब नामा अब से पुकारी, कहाँ जा रहे हैं, वो मुस्तरब हुई। इसे रखने, सादा सा जवाब। पर आपको तो भूख लग रही थी। नामा ने इसे रोकना चाहा, वो इसे खुद के साथ ऐसी ज्यादती कैसे करने देती। अभी कुछ कहा है तुम्हें, सुनाई नहीं दिया? नू बार बार अपनी कैफियत दोहराने का स्टेमिना नहीं रखता था। मैं खुद खिला दूँ, वो ऐसे मत करें। वो भूरी आंखें शदीद गमज़दा थी। कमज़ोर पड़ते आदमी को इतनी पावरफुल ऑफर नहीं करते, रद्द करनी मुश्किल है। खिला दो। और जल्दी से पलटा तो नामा ने अपने आंसू रगड़ते मुस्कुराकर वो प्लेट ली। नो तो उसकी एक मुस्कुराहट पर संभल जाने पर हैरत ज़दा था। बैठ जाएं। वो नामा के प्यार से कहने पर आकर मैट्रेस पर बैठा तो नामा भी साथ ही बैठी। स्पून में राइस और मीट बॉल तोड़कर थोड़ी ग्रेवी लिए इसने नूह के होंठों तक लाए हाथ रोका, क्योंकि नूह का हाथ नामा को धीरे से हिसार चुका था। हाथ की सांस रुकने का रिस्क वो कैसे लेता। नामा के चेहरे की रंगत सी बदलने लगी, पर जब नूह ने बाइट मुंह में ली तब वो कुछ पुरएतमाद हुई कि वो नाराज नहीं है। तुम जैसी लड़की नहीं देखी मैंने।
जिस शख्स ने सांस रोक दिया हो उसी को इतने प्यार से खाना खिला रही हो। डरा मत करो मुझसे नामा। वो उसको देखते और सुनते इस बार हफीफ सा मुस्कुराई। रूह को कुछ तसल्ली हुई, वरना इस शख्स का दिल अभी तक सीने में दहल रहा था। नामा। वो बिना कुछ बोले दूसरी स्पून भरे रूह के होंठों तक लाई तो वो बेचैनी से पुकार उठा। तुम मुझसे खुद को मजीद छुपाकर खुद को बस थकाओगी। ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हारे केस में बहुत भयानक हद तक सेंसिटिव हूँ। फील करवाता रहा हूँ। आज मजबूर हो गया हूँ तुम्हें ये बताने को कि मुझे हर पल तुम्हारा ख्याल रहता है। वो बाइट लिए से खाने के बाद तब बोला, जब वो उसके रूबरू बैठी, नजरें झुकाए, एक हाथ में से गोद में रखी प्लेट संभाले, दूसरे हाथ पकड़ी स्पून में तीसरी बाइट बना रही थी। वो बेहतर उसका माथा चूमते वहीं रुक गया। नामा ने बड़ी मुश्किल से हाथ से छूटकर प्लेट में गिरती स्पून संभाली। उसके हर लम्स पर काम जाती थी, पर यह सिर्फ सुकून देने सा छूना था। नामा ने आंखें नूह की आंखों में डाल ली। मैं डरती हूँ आपसे नहीं, इस बात से कि ये सब खत्म ना हो जाए, मुकम्मल होते ही सब हाथ से चला ना जाए। वो तीसरी बाइट उसके होंठों तक लाई, जिन्हें वो भेज कर इस बार मुंह मोड़ गया। दुखी था कि वो उसे इतने दिनों में ये मान भी नहीं दे सका कि छोड़ने और हद करने की चॉइस नहीं रही उनके पास। मुझसे नाराज तो मत हो, अगर हो भी रहे हैं तो खाने का क्या कसूर है। उसके सुलगने का अरमान नहीं रखती थी, इसलिए कि तुम खिला रही हो ये कसूर है इसका। गंदा मूड हो रहा है नामा, जाओ इसे रख खाओ। मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना चाहता, कसूर भी तुम्हारा नहीं, फिर भी अंदर की आग का कुछ कर नहीं सकता फौरी। एंड डोंट वरी, सुबह तक मूड ठीक कर लूंगा अपना। उसको अपने हिसार से आज़ाद करे कहकर टैच वॉशरूम जा घुसा, जबकि नामा ने खाने को देखते खुद को मलामत की कि उसकी वजह से नूह ने अपनी भूख मार दी। यूजलेस नामा, क्या तकलीफ है तुम्हें? उफ। बहुत भी दिल बर्दाश्ता सी उठी और रूम से नंगे पैर ही निकल गई, ये फरामोश के कि इस शख्स को नामा के पैरों पर लगी धूल दुगना हट करेगी। वो किचन में आई, खाना डाम कर वैसे ही प्लेट समेत फ्रिज में रखे पानी का एक गिलास पिया और अपने बालों को पकड़े काउंटर के साथ लगकर खड़ी गहरे गहरे सांस भर लेने लगी। बहुत ज़्यादा उदास थी, हर्ट थी, इसलिए कि नू को दुख पहुंचा बैठी थी। पर अभी नामा को अपनी कुव्वत और अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि जो शख्स बुरी तरह रूठा है उसे अच्छी तरह मनाने की अहलियत बस नामा सुल्तान के हाथ में ही कैद है। वो सोच तो रही थी मनाने के बारे, पर इसे उम्मीद नहीं थी कि वो मना सकेगी। जी जनाब, तो धमाकेदार, बहुत ही रोमांटिक और हॉट सी एपिसोड कैसी लगी आपको? ये न्यू वर्जन ऑफ रोमांस यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे मंडे को, संडे की होगी छुट्टी, क्योंकि कोशिश करूँगी पारस देने की। हूँ तो बहुत थकी हुई, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट स्टार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा और प्यारा सा तबसरा ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको नावल कैसा लग रहा है, कौन सा सीन दिल धड़का गया, कौन सा डायलॉग आपको आप पर छा गया। तो प्यारा सा तबसरा देते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मंडे को 26 एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।